जय हिंद। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के बारे में। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क्स देखने को मिलते हैं और कौन कौन से पॉलिसी फ्रेमवर्क्स देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में हम प्राइमरीली बात करेंगे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स के बारे में। जैसे हम बात करेंगे CBD के बारे में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, पढ़ेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में, फिर बात करेंगे साइट्स के बारे में और फाइनली पढ़ेंगे BBNJ के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, CBD के बारे में। ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ये बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो CBD है ये बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ये जो CBD है इसको लाया क्यों गया? इसको लाया गया फॉर नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर को कंजर्व करने के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज़ को इंश्योर करने के लिए CBD को लाया गया। ये जो CBD है इसको 1992 में अप्रूव किया गया। बेसिकली 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर अर्थ समिट देखने को मिली और इसी अर्थ समिट के दौरान ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसको अप्रूव किया गया। ये जो CBD है ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया 29 दिसंबर 1993 को। अच्छा, ये जो अर्थ समिट देखने को मिली, इस अर्थ समिट के दौरान एक तो CBD को अप्रूव किया गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अप्रूव किया गया। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अलावा ये जो अर्थ समिट है इसमें 2 और कन्वेंशंस को साइन किया गया। कौन कौन से 2 और कन्वेंशंस को साइन किया गया? एक साइन किया गया UNFCCC को, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, और दूसरा साइन किया गया UNCCD को, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को। तो ये जो अर्थ समिट है इसके अंदर टोटल 3 कन्वेंशंस को साइन किया गया। कौन कौन से 3 कन्वेंशंस? एक तो UNFCCC, दूसरा UNCCD और तीसरा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो CBD है इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बट ऑब्वियस बात है, ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसको हमें कंजर्व करना है। और जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में तो हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में, हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में, हम बात करते हैं हैबिटेट डाइवर्सिटी के बारे में। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसका सस्टेनेबल यूज इंश्योर करना, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है CBD का। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ये जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इनके यूटिलाइजेशन से, इनके यूज से जो भी बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं उनका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग इंश्योर करना, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है CBD का। तो ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से? एक है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और तीसरा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। अच्छा, जब हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में तो इसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हर एक लेवल्स पे कवर किया जाता है। जैसे इकोसिस्टम्स के लेवल पे, स्पीशीज के लेवल पे और जेनेटिक रिसोर्सेज के लेवल पे, हर एक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को कवर किया जाता है अंडर CBD। ये जो CBD है इसकी गवर्निंग बॉडी का नाम क्या है? इसकी गवर्निंग बॉडी है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP अथॉरिटेटिव बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है इस CBD की। ये जो CBD है इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है? इसका सेक्रेटरीट है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अच्छा, ये जो CBD के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने बातचीत की है, इन CBD के ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए 2 और इंटरनेशनली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स को अडॉप्ट किया गया। कौन कौन से 2 और इंटरनेशनली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स को अडॉप्ट किया गया? एक अडॉप्ट किया गया कार्टेजन प्रोटोकॉल को। ये जो कार्टेजन प्रोटोकॉल है इसको अडॉप्ट किया गया 2000 में अडॉप्ट किया गया और ये फोर्स में आया 2003 में।
ये जो कार्टेजन प्रोटोकॉल है ये रेगुलेट करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल तौर पर समझने के लिए कहें तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक तरीके से उन्हीं को लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बुलाया जाता है। ये जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रेगुलेट करता है कार्टेजन प्रोटोकॉल। ये जो कार्टेजन प्रोटोकॉल है इसको अडॉप्ट किया गया 2000 में और ये फोर्स में आया 2003 में। ये जो कार्टेजन प्रोटोकॉल है ये लीगली बाइंडिंग है। और दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल, और ये जो नागोया प्रोटोकॉल है इसको अडॉप्ट किया गया 2010 में और ये भी लीगली बाइंडिंग है। ये लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है फॉर एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड देयर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। वही बात कि ये जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इनके यूटिलाइजेशन से जो भी बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं उनका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग एंश्योर किया जाता है इस नागोया प्रोटोकॉल के थ्रू। तो ये जो CBD के ऑब्जेक्टिव्स हैं इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंश्योर करने के लिए दो और इंटरनेशनली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स को अडॉप्ट किया गया। कौन कौन से, एक कार्टेजन प्रोटोकॉल और दूसरा नागोया प्रोटोकॉल। ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इंडिया इसका सिग्नेटरी है। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू CBD और इंडिया ने अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 को इनेक्ट किया। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो मोटे मोटे तौर पे इन चीज़ों को याद रखना, बिकॉज कभी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए इन फ्रेमवर्क्स के बारे में, इन लीगल पॉलिसीज़ के बारे में। बेसिक तौर पे याद रखना, जैसे ये जो CBD है ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ये जो CBD है इसको 1992 की अर्थ समिट में अप्रूव किया गया था। ये जो अर्थ समिट है इसमें दो और कन्वेंशन साइन किए गए थे। कौन कौन से, UNFCCC और UNCCD। ये जो CBD है इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से, अभी हमने बात की है। ये जो CBD है इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जो CBD के ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए दो और इंटरनेशनली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स को अडॉप्ट किया गया है। कौन कौन से, एक है कार्टेजन प्रोटोकॉल और दूसरा कौन सा है, नागोया प्रोटोकॉल। ये जो कार्टेजन प्रोटोकॉल है ये डील करता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से, और ये जो नागोया प्रोटोकॉल है ये डील करता है जेनेटिक रिसोर्सेज के फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग से। इंडिया जो है वो CBD का सिग्नेटरी है और अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 को इनेक्ट किया है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। कुछ हद तक ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, CBD की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के बारे में। ये जो रामसर कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। ये जो वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके कंजर्वेशन को लेकर और उनके सस्टेनेबल यूज़ को लेकर जो इंटरनेशनल ट्रीटी देखने को मिलती है उसी को क्या बुलाया जाता है, उसी को रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स बुलाया जाता है। ये जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है इसको सिंपली कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो नाम है रामसर कन्वेंशन, ये नाम कैसे पड़ा? ईरान के अंदर एक सिटी है रामसर। ये जो रामसर नाम की सिटी है यहाँ पे इस कन्वेंशन को साइन किया गया था और इसीलिए ये जो कन्वेंशन है इसको क्या बुलाया जाता है, रामसर कन्वेंशन बुलाया जाता है। कब साइन किया गया था? 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था। रामसर सिटी के अंदर ये जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है इसको साइन किया गया था, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन बुलाया जाता है। कब साइन किया गया था? 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था। अच्छा, 2 फरवरी को हर एक साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी को हर एक साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। रामसर कन्वेंशन की फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। ये जो वेटलैंड्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
इनको वाइजली यूज़ किया जाना चाहिए। हमारे कंट्री में आज की डेट में 98 रामसर साइट्स हैं। कितनी रामसर साइट्स हैं? 98 रामसर साइट्स हैं। 2025 में कई सारी रामसर साइट्स डिक्लेयर की गई। कुछ के बारे में बात कर लेते हैं। एक बिहार में देखने को मिलती है गोगा भील लेक। ये जो गोगा भील लेक है ये रामसर साइट है। राजस्थान के अंदर एक सिलसर लेक देखने को मिलती है। ये जो सिलसर लेक है ये भी रामसर साइट है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक कोपरा जलाशय देखने को मिलता है। ये जो कोपरा जलाशय है ये भी रामसर साइट है। इनको 2025 में डिक्लेयर किया गया। 2025 में और भी रामसर साइट्स डिक्लेयर की गई हैं, लेकिन ये लेटेस्ट डिक्लेयर की गई। और 2026 में 2 रामसर साइट्स डिक्लेयर की गई। एक तो पटना बर्ड सेंचुरी। ये जो पटना बर्ड सेंचुरी है ये देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। और दूसरा चारीधांध। चारीधांध देखने को मिलती है कच्छ गुजरात में। चारीधांध कच्छ गुजरात और पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, इन दोनों को 2026 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। देखो रामसर कन्वेंशन एक तो कब साइन किया गया? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे? ईरान की रामसर सिटी में। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्यों साइन किया गया? फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स के लिए। इंडिया में 98 रामसर साइट्स देखने को मिलती हैं आज की डेट में। 2026 में लेटेस्ट 2 साइट्स डिक्लेयर की गई हैं। एक पटना बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, और दूसरी चारीधांध जो कि कच्छ गुजरात में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद एक है साइट्स। ये जो साइट्स है ये है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। नाम से क्लियर है, जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना है उसमें जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है इस साइट्स के थ्रू, इस कन्वेंशन के थ्रू। ये जो साइट्स है इसको कब अप्रूव किया गया? 1975 में अप्रूव किया गया। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो साइट्स है ये भी लीगली बाइंडिंग है। साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है। इट इज द ओनली ट्रीटी टू एंश्योर दैट द इंटरनेशनल ट्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल इन द वाइल्ड। वही बात कि ये जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना है इसमें जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनमें जो इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिलता है उसको रेगुलेट करता है ये साइट्स। साइट्स को एडमिनिस्टर कौन करता है? यूएनईपी इसको एडमिनिस्टर करता है। और यूएनईपी एडमिनिस्टर करता है तो इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है? इसका सेक्रेटरीट जनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। साइट्स 1975 में अप्रूव किया गया। साइट्स लीगली बाइंडिंग है। साइट्स को एडमिनिस्टर कौन करता है? यूएनईपी इसको एडमिनिस्टर करता है। इंडिया ने साइट्स को इम्प्लीमेंट किया है थ्रू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के थ्रू साइट्स को इम्प्लीमेंट किया है। और हमारी कंट्री में साइट्स को एनफोर्स करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज द नोडल एजेंसी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ साइट्स इन इंडिया। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर कोट की जाती हैं तो आपके आंसर को बेहतर बनाती हैं। और कभी कभार प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिडक्ट करने में भी ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करना, एक बार की मेहनत है, देखते रहना। अच्छा, फिर इसके बाद एक है अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स ऑफ सीबीडी। अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स इनको अडॉप्ट किया गया 2010 में। 2010 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे? जापान के अंदर। जापान के अंदर एक अचीव परफेक्चर है। अचीव परफेक्चर में एक नगोया नाम की सिटी है, वहाँ पे इन बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को अडॉप्ट किया गया था और इसीलिए इनको अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स बुलाया जाता है। ये जो अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं ये अडॉप्ट किए गए थे फॉर द पीरियड ऑफ 2011 टू 2020। ये जो 2011 से लेके 2020 तक का पीरियड है इसको डेकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी बुलाया गया। अच्छा, ये जो अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं इसमें टोटल 20 टारगेट्स देखने मिलते हैं। 2 टारगेट्स ऐसे हैं जिनको अचीव किया जाना था 2015 तक, बाकी सबको अचीव किया जाना था 2020 तक। 2 टारगेट्स जिनको 2015 तक अचीव किया जाना था उनमें एक था मल्टीपल एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर ऑन कोरल रीफ्स। ये जो कोरल रीफ्स के ऊपर
एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर देखने को मिलता है। इसको एक तो हमें अचीव करना था, इसको हमें रिड्यूस करना था बाय 2015, और दूसरा ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। ये जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इनकी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग और एसेस होना चाहिए, इसको भी हमें 2015 तक अचीव करना था। अच्छा, अचीव टारगेट 12 है। इस अचीव टारगेट 12 को इम्प्लीमेंट करने के लिए असम गवर्नमेंट ने बड़े ही स्ट्रिक्ट एंटी पोचिंग मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क में जो राइनो पोचिंग देखने को मिलती है उसको रिड्यूस करके 0 तक लेके आना था। कब? 2022 तक। तो ये किया गया था इन लाइन विद द अचीव टारगेट्स। अब देखो, ये जो अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं ये पुराने हो गए हैं, लेकिन बेसिक तौर पे आपको इनके बारे में 2-4 लाइनें पता होनी चाहिए। अभी जो लेटेस्ट COP हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चलते हुए, लेकिन हाँ, ये जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है। ये जो कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसको अडॉप्ट किया गया 2022 में COP 15 में। CBD की जो COP 15 हुई 2022 में, उसमें अडॉप्ट किया गया कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को। और ये जो कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इन्होंने अचीव टारगेट्स को रिप्लेस किया। किसको रिप्लेस किया? अचीव टारगेट्स को रिप्लेस किया। इनका एम क्या है? इनका एम है टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द प्लैनेट्स लैंड एंड वाटर बाय 2030। बेसिकली हमारे अर्थ पे 30% लैंड को और वाटर को जो डिग्रेड हो गई है, जो खराब हो गई है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। इंडिया ने कमिट किया है टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन अंडर दिस फ्रेमवर्क। इंडिया ने बोला है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगे और जेनेटिक रिसोर्स के कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करेंगे। 2024 में इंडिया ने अपने अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान को रिलीज किया। इंडिया ने अपने अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान को रिलीज किया फॉर 2024 टू 2030। तो ये जो कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसको 2022 में अडॉप्ट किया गया था। इसने अचीव टारगेट्स को रिप्लेस किया। इंडिया ने कमिट किया है और बोला है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगे और जेनेटिक रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करेंगे। और इंडिया ने 2024 में अपने अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान को रिलीज किया। फिर एक है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, BBNJ। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन नाम से ही क्लियर है, जो मराइन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल वाटर्स में, जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं होता है, उन इंटरनेशनल वाटर्स में मराइन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 2023 में लाए गए बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन या BBNJ को। मार्च 2024 में इंडिया ने BBNJ ट्रीटी को एंडोर्स किया और सितंबर 25, 2024 को इंडिया ने ये जो BBNJ एग्रीमेंट है इसको फाइनली साइन कर लिया। ये जो BBNJ एग्रीमेंट है इसको ट्रीटी ऑफ द हाई सीज भी बुलाया जाता है। BBNJ एग्रीमेंट को ट्रीटी ऑफ द हाई सीज भी बुलाया जाता है। और इंडिया ने कमिट किया है कि हम मराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे और उसका सस्टेनेबल यूज एंश्योर करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन BBNJ इसको 2023 में अडॉप्ट किया गया और इसका एम क्या है? इंटरनेशनल वाटर्स में जो मराइन बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसको प्रोटेक्ट करना। और इसके साथ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या कहता है उसकी बातचीत हमारी खत्म हो गई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।